अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकेंड चैप्टर टॉपिक देखेंगे। दैट इज दी बोहर का एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल उर्दू मीडियम वालों के लिए हम लोग ये टॉपिक देखते हैं कि बोहर ने एटम का मॉडल किस तरह से पेश किया, कैसा मॉडल पेश किया। मतलब एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं तो कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ मौजूद होती है। कहते हैं 1913 में नील्स बोहर ने सबसे पहले हाइड्रोजन के एटम का मॉडल पेश किया। सबसे पहले जो हाइड्रोजन एटम का मॉडल जो था वो किसने पेश किया था? बोहर ने। किस साल में? 1913। अब वो मॉडल था क्या, कहते हैं उसके मुताबिक उसने कहा था जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस मदारों में घूमता है। ये बात तो पता थी कि हमारे पास जो है जब न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था, न्यूक्लियस दरियाफ्त हुआ था 1911 में, तो ये बात तो पता थी कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। बोर ने कहा कि न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मखसूस मदारों में, मखसूस शेल्स वगैरह में, मखसूस मदारों में घूमता है, जिसको उसने नाम दिया था आर्बिट्स या शेल्स का। जब इलेक्ट्रॉन इन मदारों में से किसी मकदार में घूमता है तो इसकी मखसूस एनर्जी होती है कि हर मदार में, हर शेल में उसकी मखसूस एनर्जी होती है। इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक तरीन मदार में मौजूद होता है तो इसकी एनर्जी क्या होती है? सबसे कम होती है। जो मदार या जो शेल न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उसमें एनर्जी सबसे कम होगी। और इसको एटम की कौन सी कहते हैं? ग्राउंड स्टेट कहते हैं। मतलब अगर वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक वाले ऑर्बिट में है तो वो किस में है? हमारे पास ग्राउंड स्टेट में, मतलब बिल्कुल नीचे वाली एनर्जी है उसकी। या ग्राउंड का मतलब क्या होता है? लोअर पार्ट ना, लोअर जिसको हम लोग कहते हैं जमीन। तो जो न्यूक्लियस के साथ वाला ऑर्बिट होता है उसमें एनर्जी उसकी सबसे कम होती है, इसलिए उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। वो ऑर्बिट्स जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनमें एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए उसको नाम क्या दिया जाता है? एक्साइटेड स्टेट्स। वाजह रहे कि इन ऑर्बिट्स के दरमियान खाली जगह होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी नहीं होती, कि ऑर्बिट्स के दरमियान जो होता है इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हो सकता। अब इस पैराग्राफ को हम लोग फिगर के थ्रू या शक्ल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। उसने ये कहा था कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इसके इर्द गिर्द ये मखसूस मदार होते हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। इन ये जो मदार है मखसूस किस्म के, इसको उसने नाम दिया था शेल्स का। उसने कहा था जो शेल न्यूक्लियस के जितने ज्यादा नजदीक है, अब ये न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा नजदीक है, ये वाला उससे कम आगे न्यूक्लियस से दूर है, ये न्यूक्लियस से और दूर है। तो जो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक वाला शेल है या मदार है उसमें एनर्जी सबसे कम हो। ऊपर जाते जाएंगे तो एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो ये जो नीचे वाला है जिसमें एनर्जी सबसे कम है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। और जितना ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी ज्यादा होती जाएगी, और ये वाला जो जितना ज्यादा दूर होगा एनर्जी उतनी ज्यादा। उसने कहा था इन दो ऑर्बिट्स के दरमियान ये जो खाली जगह है, ये वाली जो व्हाइट व्हाइट वाला, तो दो ऑर्बिट्स के दरमियान वाली जगह में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी नहीं पाया जाता। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाया जाता है? ये जो मदार है सिर्फ इसमें घूम रहा होता है। इन दो मदारों के दरमियान में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आगे वो कहते हैं क्योंकि हर ऑर्बिट या शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एक मखसूस एनर्जी होती है, इसलिए इनको एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है। कहते हैं हमने ये बात की है ना कि जितना ये वाला जो मदार है, ये जो शेल है हमारे पास न्यूक्लियस के जितना नजदीक होगा एनर्जी उतनी कम होगी, ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी। मतलब इसमें एनर्जी कोई और होगी, इसमें कोई और होगी, इसमें कोई और होगी। तो इसलिए हम कहते हैं हर शेल में मखसूस एनर्जी होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? एनर्जी लेवल्स। अब इन एनर्जी लेवल्स को ना मुख्तलिफ नाम दिए गए। क्या नाम दिए गए? जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होगा उसको क्या नाम दिया गया? के शेल। अब उसमें इलेक्ट्रॉन की अपनी एक मखसूस एनर्जी होगी। के से ऊपर वाला शेल क्या होगा? वो हमारे पास होगा एल शेल। उसमें के की निस्बत ज्यादा एनर्जी होगी क्योंकि वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी तरह और उससे दूर जाते जाएं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और बढ़ती जाएगी। तीसरा शेल जो होगा उसको नाम क्या देंगे? एम शेल का। इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी के और एल की निस्बत। मतलब ये क्या है, जो पहले वाला शेल है, पहले वाला मदार है, उसको नाम दिया गया के का।
उससे जो ऊपर वाला था उसको नाम दिया गया एल का, उससे जो अगला था उसको नाम दिया गया एम का, और उससे जो ऊपर था उसको नाम दिया गया एन का। के, पहला शेल के, एल, एम और एन। के की एनर्जी सबसे कम क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है, फिर एल में एनर्जी उससे ज्यादा, एम में इन दोनों से ज्यादा, और एन में इन दोनों से ज्यादा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। कहते हैं एटम में मौजूद हर शेल को मजीद सब शेल्स में या ऑर्बिटल्स में तकसीम किया गया। कहते हैं के को भी ना मजीद, ये जो के शेल है ये वाला शेल, इसमें और छोटे छोटे सब शेल्स हैं, इसको मजीद छोटे छोटे सब शेल, सब का मतलब होता है जो छोटे होते हैं, मजीद छोटे छोटे शेल्स में तकसीम किया गया, डिवाइड किया गया, या छोटे सब शेल्स है होते हैं इसमें, जिसको आर्बिट्स, मजीद सब आर्बिट्स भी कहा गया। उसमें भी इस मतलब हर शेल में मजीद सब शेल होते हैं या आर्बिट्स होते हैं। अब पहला शेल है के, उसमें कितने आर्बिट्स होंगे, एल में कितने होंगे, एम में कितने होंगे, एन में कितने होंगे, वो देखते हैं। ये पहला शेल है तो इसके लिए एन इज इक्वल टू 1 लिखा जाता है। ये दूसरा है तो इसके लिए एन इज इक्वल टू, एन का मतलब होता है नंबर, कौन सा शेल है। दूसरा है तो एन इज इक्वल टू 2। या तीसरा हमारे पास शेल था तो इसके लिए एन इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या है, तीसरा शेल है। ये लास्ट वाला है चौथा, तो मतलब एन इज इक्वल टू 4। के पहला शेल, एल दूसरा शेल, एम तीसरा, एन इज इक्वल टू 3, एन चौथा। अब हमने ये बात की कि हर शेल में सब शेल्स होते हैं। अब कितने सब शेल होंगे, जितनी एन की तादाद होगी। के में एन इज इक्वल टू 1 है तो इसमें एक ही सब शेल होगा। एल की वैल्यू क्या है 2, एन इज इक्वल टू 2, तो इसमें सब शेल कितने होंगे 2। एम के लिए एन की तादाद क्या है 3, तो इसका मतलब क्या है इसमें कितने सब शेल्स होंगे 3। एन के लिए एन की वैल्यू क्या है 4, इसका मतलब क्या है इसमें कितने सब शेल्स होंगे 4। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है किसी शेल में सब शेल की तादाद कहाँ से देखी जाती है, एन की वैल्यू से। पहले शेल के में एन की वैल्यू क्या थी 1, तो इसका मतलब क्या है इसमें एक सब शेल ही होगा। उस शेल को नाम क्या देते हैं एस। सब शेल कौन सा होगा एस। और एल के लिए दूसरा था शेल तो उसके लिए एन की वैल्यू 2, इसका मतलब है इसमें कितने सब शेल्स होंगे, जितनी एन की तादाद है मतलब 2 ही होंगे। कौन कौन सा होगा, एस और पी। तीसरे में हमारे पास एन की तादाद क्या थी 3, तो इसका मतलब है इसमें कितने सब शेल्स होंगे 3, एस पी डी। चौथे में हमारे पास एन इज इक्वल टू 4 था तो इसमें कितने सब शेल्स होंगे, एस पी डी एफ। ये सब शेल्स होते हैं एस पी डी एफ। जितनी एन की तादाद होगी उतने सब शेल्स होंगे। इसमें के में एन की तादाद 1 होती है, एन की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब है इसमें सिर्फ एक सब शेल होगा जो एस होगा। एल में एन की वैल्यू कितनी होती है 2, इसका मतलब है इसमें कितने सब शेल्स होंगे 2। कौन कौन से, एस और पी। एम में एन की वैल्यू कितनी होती है 3, इसका मतलब है इसमें कितने सब शेल्स होंगे 3, एस पी डी। और इसमें कितने होंगे, एस पी डी एफ, 4 सब शेल। अब हमने ये तो कह दिया इसमें एक सब शेल है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। अब हमने ये पता करना है किसी भी शेल में कितने, अगर ये वाला पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स के, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, पहले में कितने पाए जाएंगे, दूसरे में कितने होंगे, तीसरे में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। कहते हैं जदीद नजरिए के मुताबिक इलेक्ट्रॉन मनफी चार्ज के हामिल बादल की तरह होता है। न्यूक्लियस के गिर्द इसके मौजूद होने की सही जगह का अंदाजा लगाना नहीं लगाया जा सकता। कहते हैं वो कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, वो इस मदार में कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। इस बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं न्यूक्लियस से तकरीबन इतने फासले पर इलेक्ट्रॉनिक बादल पाए जाने के इम्कान है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि इतने फासले पर होगा। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इनको ना कहा जाता है बादल की तरह, कि बादल कहीं पे भी जमा हो सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन होगा वो इस मदार के अंदर अंदर, इस शेल के अंदर ही हो। दूसरे अल्फाज में इलेक्ट्रॉन के बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस से कितनी दूर मौजूद है। तो वो इलेक्ट्रॉन इस मदार में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो हम बता नहीं सकते कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे।
कहते हैं एटम के न्यूक्लियस के बाहर मौजूद शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं, इसका पता चलाने के लिए साइंसदानों ने नया फार्मूला निकाला। कहते हैं अब ये तो पता चल गया, ये पहला शेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है। कहते हैं अब मुझे पता करना हो कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दूसरे में कितने हो सकते हैं, तीसरे में कितने हो सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। वो फार्मूला कौन सा है? 2n²। मतलब n का मतलब है कौन सा शेल है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। एन की जगह मैं वो लिखती जाऊंगी और मुझे वो किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बताता जाएगा। जहां इनकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास 2 3 1 2 3 4 हो सकती है। हर वैल्यू मखसूस शेल की नुमाइंदगी है। मतलब के हमारे पास पहला शेल है n इज इक्वल टू 1, एल दूसरा है n की जगह 2, m तीसरा है n की जगह 3। तो वो लिखते जाएंगे तो हमें उस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद पता चलती जाएगी। जैसे वो एक निकाल के बता रहा है के शेल की वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल टू 1। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होगी? 2 वैसे ही रहने दें, n की जगह 1 लिख दें और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? 2 ही होगा। इसी तरह l में n की वैल्यू क्या होती है? 2। मतलब l दूसरा शेल है ना, तो n इज इक्वल टू 2, तो n की जगह 2 लिख दें। 2 का स्क्वायर लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो 8। मतलब दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? 8। इसी तरह से यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर लेके उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। मतलब तीसरे शेल में कितनी तादाद होगी इलेक्ट्रॉन्स की? 18। तो आप इस फार्मूले के जरिए किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकाल सकते हैं। इसी तरह शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स दाखिल होते रहेंगे जब तक इनकी तादाद पूरी नहीं होती। कहते हैं किसी भी शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। के में हमेशा कितने पाए जा सकते हैं? 2। एल में कितने पाए जा सकते हैं? 8। और एम में कितने पाए जा सकते हैं? 18। कहते हैं अगर किसी शेल में इनकी तादाद पूरी ना हो, जैसे एम में 16 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं। कोई एल शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर 6 हैं तो 2 और आ सकते हैं। अगर इसमें 4 हैं तो 4 और आ सकते हैं। तो वो और तादाद आती रहेगी जितने जब तक ये इतने ज़्यादा नहीं हो जाते जितने वो पाए जा सकते हैं। मतलब एल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8। एम में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 18। 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर 12 होंगे तो उतने आते जाएंगे, 18 तक आते जाएंगे। याद रहे किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर बताई गई तादाद से कम हो सकती है। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन भी समा सकते हैं पर ये इलेक्ट्रॉन के बगैर भी हो सकता है। मैंने ये बात की है कि इन शेल्स में ये मैक्सिमम तादाद है। के में मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 हो सकते हैं, एम में मैक्सिमम 18 हो सकते हैं। इनसे कम भी पाए जा सकते हैं। मतलब के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कम पाए जा सकते हैं। अगर कम होंगे तो इसके अंदर और आते जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। अब ये तो हमने देखा कि अगर किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो, कहते हैं सब शेल्स में भी इलेक्ट्रॉन की तादाद इसी तरह से होती है। अगर मैं देखूं सब शेल एस में कितने होते हैं? एस में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 2 होते हैं। पी में कितने होते हैं? 6। डी में कितने होते हैं? 10। और एफ में कितने होते हैं? 14। तो ये एमसीक्यू मोस्ट कॉमनली पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह के शेल में कितने हमारे पास होते हैं? सब शेल, एक ही सब शेल होता है जो एस होता है, तो एस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। एल में कितने सब शेल से? 2। एस और पी, मतलब एस में कितने होंगे? 2 और पी में कितने होंगे? 6। तो टोटल हमारे पास सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। तो सिर्फ ये याद रखिएगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस में 2, पी में 6, डी में 6 10 और एफ में 14। तो ये हमारे पास बोहर का मॉडल था हाइड्रोजन का कि उसने कहा हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन मखसूस मदारों में घूमते हैं। हर मदार की अपनी एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन के कोई मदार जितना ज़्यादा नज़दीक होगा एनर्जी उस मदार में कम होगी। इलेक्ट्रॉन से दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। पहले को उसने के का नाम दिया, दूसरे शेल को उसने एल, तीसरे को एम, चौथे को एन। उसने कहा हर शेल में सब शेल्स होते हैं। पहले में कितने सब शेल्स होंगे? जितनी उनकी एन की वैल्यू होगी। पहला है तो 1 सब शेल होगा, दूसरा है तो 2 सब शेल्स होंगे, तीसरा शेल है तो 3 सब शेल्स होंगे, चौथा है तो 4 सब शेल्स होंगे। और सब शेल्स को नाम क्या दिए गए? एस पी डी एफ। पहला है तो सिर्फ एस, दूसरा है तो 2 सब शेल एस पी, तीसरा है तो एस पी डी, चौथे में चारों। फिर हमने देखा कि अगर किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद निकालनी है तो वो कैसे निकाली जा सकती है। वो हमने फार्मूला देखा 2n का स्क्वायर। अगर मुझे शेल का पता चल जाए पहला दूसरा, तो n की जगह आप डिफरेंट फार्मूला वैल्यू डाल के आप उस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि आपके पास
डिफरेंट सब शेल्स में कितनी तादाद होती है। एस में इलेक्ट्रॉन हमेशा 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में 14 होते हैं। तो ये छोटे छोटे इसमें एमसीक्यूज तो बन ही सकते हैं क्या, मतलब एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एफ में कितने होंगे, किस फार्मूले से आप किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद निकाल सकते हो 2n स्क्वायर से। उसके अलावा कौन कौन से सब शेल्स होते हैं हमारे पास, सब शेल्स क्या होते हैं, इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, वो एक्सरसाइज पे चलते हैं, उसको देखते हैं। अच्छा, ये मेरे पास में एक्सरसाइज पे आई हूँ तो फर्स्ट ही मेरे पास एमसीक्यू आ गया जो आज के टॉपिक से रिलेटेड है। एलिमेंट्स के तीसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हमने देखा था पहले में कितने पाए जा सकते थे, 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 18। तो 2n स्क्वायर फार्मूले से आप निकाल के बता सकते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। अच्छा, ये एक और एमसीक्यू भी है आपके पास, नामा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर किस तरह से रहते हैं, अपना वजूद किस तरह से बरकरार रखते हैं। हमने देखा है मखसूस मदारों में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अच्छा, ये हमारे पास है पहला सवाल कि तफसीली सवाल है, हाइड्रोजन एटम की साख का वजाहत करें। तो ये जो बोहर का मॉडल है हाइड्रोजन का, वो इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, स्टिल इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।